हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झारखंड वाला 99 में। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसमें टोटल 61 to 113 क्वेश्चन है। और बता दूं, इससे पहले मैंने साइंस का एक और सीरीज बनाया है जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन है, मतलब 1 to 60। तो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे 61 क्या है, सबसे बड़ी धमनी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी धमनी क्या है? महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी क्या है दोस्तों? महाधमनी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, डिप्थीरिया शरीर के गला को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गला को प्रभावित करता है। आगे दोस्तों, खमीर अंगूर की शर्करा को किसमें परिवर्तित करती है? तो दोस्तों, खमीर अंगूर की शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे, खमीर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्ट। तो ईस्ट अंगूर की शर्करा को, अंगूर में जो शर्करा है, शर्करा मतलब अंगूर में जो कार्बोहाइड्रेट है, अंगूर में जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको किसमें परिवर्तित करता है? तो इसको परिवर्तित करता है अल्कोहल में। कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है? तो ये कौन सी प्रक्रिया है? साइटोकाइनेसिस। कौन सी प्रक्रिया है? साइटोकाइनेसिस। मस्तिष्क किसके द्वारा संरक्षित है? तो दोस्तों, मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा संरक्षित है। और ये खोपड़ी किससे बना हुआ है? तो ये बोन से बना हुआ है, जो हार्ड पार्ट है, बॉडी का हार्ड सरफेस है। आगे देखिए, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों, मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखेंगे, आगे है, मम्स नामक रोग शरीर में कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, मम्स नामक रोग शरीर की लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। जननी कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथेलियम से होता है? जननी कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथेलियम से होता है? तो दोस्तों, ये कौन सा एपिथेलियम है? क्यूबाइडल। कौन सा है? क्यूबाइडल। मोतीझरा नामक रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? मोतीझरा नामक रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो ये है सैल्मोनेला टाइफी। क्या है दोस्तों? सैल्मोनेला टाइफी। आगे देखिए, मस्तिष्क की जिम्मेदारी क्या है? मतलब मस्तिष्क का क्या फंक्शन है? मस्तिष्क क्या काम करता है? तो दोस्तों, मस्तिष्क का काम है सोचना, शरीर को बैलेंस करना मतलब संतुलन करना, या हृदय की धड़कन को नियमित करना मतलब हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना। तो ये सब काम क्या है? किसका है? मस्तिष्क का है। और मस्तिष्क पूरे बॉडी का क्या है? तो मेन पार्ट है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आगे देखिए, मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने, पाचन, हृदय की गति जैसे स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है, ये कौन सा है? तो मेडुला एल्गोटाटा। मेडुला एल्गोटाटा। आगे देखिए, एक प्रोटीन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है? तो ये कौन सा दोस्तों? फाइब्रिनोजेन। कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। इसमें आगे देखिए, मनुष्य में माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ का पोषण, माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ का पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है? तो नाल के द्वारा। किसके द्वारा? नाल के द्वारा। मतलब गर्भाशय के अंदर जो शिशु का जो पोषण हो रहा है, शिशु का जो पोषण हो रहा है, तो गर्भाशय के दीवार से एक पाइप जुड़ा रहता है, और इसी पाइप के थ्रू से बच्चे में पोषण का आदान प्रदान होता है माता के माध्यम से। आगे देखिए, वेंट्रिकुलर के दौरान
धमनी के अंदर के रक्त के दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो संकुचन, क्या कहते हैं, संकुचन। एक स्वस्थ व्यक्ति के गुर्दों में, गुर्दा का मतलब किडनी हो गया, एक स्वस्थ व्यक्ति के गुर्दों में प्रारंभिक निस्पंद लगभग कितने लीटर प्रतिदिन होता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा 180 लीटर प्रतिदिन होता है। आगे देखिए, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विलियम वाटसन ने किए थे। कौन सा वैज्ञानिक किए थे? विलियम वाटसन। कैल्शियम फॉस्फेट दांत की इनेबल में मौजूद होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है दोस्तों? तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। इसकी प्रकृति क्या होती है दोस्तों? क्षारीय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते हैं, वह बड़े होकर मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो पथरी। मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते, देखिए मूत्र में स्थित खनिज जो है, खनिज पदार्थ, ये पत्थर के जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है? ये बन जाता है पत्थर के जैसा, और ये बड़े होकर जब ये बड़ा हो जाता है तो मूत्र को रोक सकता है, या मूत्र जो है वो अच्छी तरह से नहीं होता है। तो ये किसके कारण से होता है? पथरी। और इसको क्या कहते हैं? पथरी। एक्चुअल में ये पथरी नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये क्या है? तो खनिज पदार्थ जब जमा हो जाता है तो ये पत्थर के जैसा ही बन जाता है, पत्थर के जैसा ही बन जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पथरी। एक्चुअल में ये पत्थर नहीं है, खनिज पदार्थ के जमा होने से पत्थर के जैसा बन जाता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, तो और सेल के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये सबसे सेल का सबसे बाहरी परत है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे, मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच ये क्या है? तो ये है साइटोप्लाज्म, मतलब लिक्विड के जैसा, या इसको लिक्विड भी नहीं बोल सकते हैं, ये है सेमी सॉलिड। ये है सेमी सॉलिड, मतलब ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, जेली लाइक। तो यहाँ पे होता है। अब देखिए इसी में होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। और इस राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना। क्या काम है दोस्तों? प्रोटीन को बनाना। ये राइबोसोम और कहाँ कहाँ पे होता है? तो ये राइबोसोम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक जो है ये सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वाल पर क्या होता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ पे होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये क्या है? तो सेल ऑर्गेनल्स हैं। और कहाँ पे होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ये और कहाँ पे होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो राइबोसोम जहाँ पे रहेगा इसका काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, मतलब प्रोटीन कहाँ पर बनता है? तो प्रोटीन कहाँ पर बनता है? राइबोसोम पर। राइबोसोम जहाँ भी रहेगा प्रोटीन बनाएगा। आगे देखिए, जंतुओं में भोज्य पदार्थों का संग्रहण किस रूप में होता है? तो जंतुओं में भोज्य पदार्थों का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन। जिस स्थान पर आमाशय छोटी आंत में खुलता है वहाँ पर कौन सी पेशी पाई जाती है? तो स्फिंक्टर पेशी। कौन सी पेशी? स्फिंक्टर पेशी। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट है, मतलब ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जहाँ पर भोजन स्टोर होता है। यदि मान लीजिए कभी हम लोग अधिक खा लिए, जितना एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी ले लिए, तो ये एनर्जी जमा हो जाता है। ये कहाँ पे होता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक महत्वपूर्ण भाग है, सेल का एक महत्वपूर्ण भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जमा होता है? भोजन। किस रूप में? तो एटीपी के रूप में। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कब जमा होता है? जब हमारे बॉडी में आवश्यकता से ज़्यादा एनर्जी बन जाता है। अब देखिए इसका यूज कब होता है? तो इसका यूज होता है जब हम लोग फास्टिंग रहते हैं, लंबे समय तक भूखा रहते हैं, और यही एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया में जमा है ये फिर किस में टूटता है? तो एडीपी, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और पीआई, मतलब पीआई का मतलब हो गया फॉस्फेट, और आई का मतलब इनऑर्गेनिक। फॉस्फेट क्या है? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो एटीपी कैसे बना? तो एटीपी बना एडीपी और पीआई के मिलने से ही बना। और एटीपी फिर जब टूटता है तो ये स्मॉल एनर्जी में टूटता है। कब टूटता है? जब हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट रहता है, जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो मतलब एटीपी से एडीपी प्लस पीआई बना, और फिर इसी से क्या बनता है? एटीपी। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में इमरजेंसी के लिए स्टोर करता है, इमरजेंसी के लिए स्टोर करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है करेंसी ऑफ एनर्जी, या इसी का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दोस्तों और पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जेनेटिक ट्रांसफ़र के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब डीएनए भी इसमें होता है। तो कैरेक्टर का जो ट्रांसफ़र होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइटोकॉन्ड्रिया भी है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को और भी नाम दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है सेल इनसाइड सेल, मतलब अपने आप में ये एक सेल है, अपने आप में एक सेल है। सेल में जितने भी चीज़ हैं लगभग, मतलब एक सेल को लिविंग रहने के लिए जितना भी चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जेनेटिक ट्रांसफ़र का जो नेचर मतलब क्या कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल भी है। तो एक सेल के लिए जितना चीज़ चाहिए ये सारा चीज़ लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, इसीलिए इसका नाम बोला गया है सेल इनसाइड सेल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सेल का। आगे दोस्तों देखेंगे मलेरिया में शरीर का कौन सा भाग दुष्प्रभावित होता है? तो ये कौन सा भाग है दोस्तों? ये है प्लीहा। कौन सा भाग है? प्लीहा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? एक ही प्रजाति के संतानों का संरचनात्मक स्वरूप उस प्रजाति के माता पिता और अन्य सदस्यों के जैसा होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उनका डीएनए एक जैसा होता है। जैसे माता पिता से या उसके जनरेशन, केवल कोई ज़रूरी नहीं कि माता पिता से ही गुण मिले, उसके जनरेशन में जितने भी लोग हैं तो जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है ऑफ स्प्रिंग में, आने वाले बच्चे में जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या उसके फैमिली का जो सदस्य हैं तो सभी का मिला जुला होता है। मतलब डीएनए का जो ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो बच्चों का जो स्वरूप, बच्चा जो दिखता है माता पिता के जैसा दिखने का कारण है डीएनए। इसका कारण क्या है? डीएनए। तो ये बहुत ही सम्मिलित रूप है जिसमें पूरे हम बोलें तो पूरे खानदान का गुण जो है वो बच्चे में जाता है। और किसके कारण से? तो डीएनए। उसको क्या कहते हैं? विज्ञान के भाषा में कहते हैं डीएनए। आगे देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। तो ये कौन सा है? तो फेफड़े की नस। फेफड़े का जो नस है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। आगे देखिए इसमें से कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है? तो देखिए
तितली में एक तरह का एंटीना होता है। एंटीना मतलब एक वायर के जैसा होता है निकला हुआ, जिसके थ्रू से क्या करता है, तितली किसी भी चीज़ को सूंघता है, किसी भी चीज़ को सूंघता है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्नलिखित में इसका उदाहरण है। तो देखिए इसका क्या उदाहरण है, तो ये है प्रोटीन का चतुर्भुज संरचना, प्रोटीन का चतुर्भुज संरचना। फोटोट्रोपिज्म में कार्बन किसमें रूपांतरित होता है, तो दोस्तों फोटोट्रोपिज्म में कार्बन ग्लूकोज में रूपांतरित होता है। छोटी आंत के संपूर्ण पाचन का स्थान है। देखिए छोटी आंत में क्या क्या पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दोस्तों इसके बारे में बता दूं, भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का पाचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, छोटी आंत। और यदि यहाँ पे भोजन नहीं पचे, यहाँ पे किसी तरह से यदि मान लो डाइजेशन नहीं हुआ, तो बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे भोजन का डाइजेशन हो सके, क्योंकि यहाँ से भोजन कहाँ पे जाता है, तो यहाँ से जाता है बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में, जहाँ पर क्या होता है, तो जहाँ पर वाटर का, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे पाचन नहीं होता है, केवल पानी एब्जॉर्ब होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे भोजन पच सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है छोटी आंत, भोजन पाचन की दृष्टि से पाचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग। भोजन का पचना, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, भोजन का पचना माउथ से ही शुरू होता है। भोजन का पचना कहाँ शुरू होता है, माउथ से, मुंह से ही शुरू होता है। क्योंकि मुंह में क्या है, तो मुंह में एक ग्लैंड है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। क्या नाम है, सैलिवरी ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है, सैलिवा। देखिए सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे है, तो ये जीभ के सबसे अंदर, सबसे निचला पार्ट में, सबसे नीचे वाला पार्ट में यहाँ पे ग्लैंड है, उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। और इससे क्या निकलता है, सैलिवा, जहाँ पे जीभ का एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नीचे वाला पार्ट में, तो यहाँ पे ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड इसको कहते हैं लार ग्रंथि, हिंदी में क्या कहते हैं, लार ग्रंथि। हिंदी में इसका नाम है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, हिंदी में नाम है लार ग्रंथि। और इसे क्या निकलता है, तो इसे निकलता है लार, इसे निकलता है लार। ये लार क्या करता है, तो लार कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लार कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। इसीलिए भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। आप जब लंबे समय तक चबाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये माउथ में ही हो जाएगा। तो पाचन की दृष्टि से माउथ भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो श्वसन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं दोस्तों, पेट। पेट क्या है, तो पेट डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। श्वसन तंत्र का हिस्सा क्या है, तो नाक है, नोज है, नोजल नेजल पैसेज है, जो नाक का जो पाइप है ये है। इसके बाद आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंची है, ब्रोंचियोल है, अल्वियोली है। तो ये सब क्या है, ये सब श्वसन तंत्र का पार्ट है, फेफड़ा है, पेट नहीं है। आगे देखिए, मानव शरीर प्रणाली में गुर्दे का कार्य। देखिए मानव शरीर प्रणाली में गुर्दे मतलब किडनी का काम, किडनी का काम क्या है, तो किडनी का काम है उत्सर्जन, किडनी का काम क्या है, उत्सर्जन। आगे देखिए, अगर डॉक्टर ने किसी रोगी को अपनी आहार में कम चीनी, अपनी आहार में कम चीनी लेने की सलाह दी है, तो वह कौन सी बीमारी से पीड़ित है, तो वह कौन सी बीमारी से पीड़ित है, मधुमेह। और दोस्तों बता दूं, मधुमेह का कारण है इंसुलिन, इंसुलिन का प्रॉपर तरीके से सेक्रेशन नहीं होना। मतलब इंसुलिन यदि बॉडी में अच्छी तरह से नहीं बनेगा, इसका स्राव सेक्रेशन बढ़िया से नहीं होगा, तो इसी का कारण है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, और शुगर का लेवल बढ़ना ही क्या कहलाता है, मधुमेह। तो इसका कारण है हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का प्रॉपर तरीके से सेक्रेशन का ना होना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर यदि मान लीजिए कम चीनी खाने के लिए बोला है, डॉक्टर यदि किसी को कम चीनी खाने बोला है तो इसका मतलब है कि उसको मधुमेह है, मतलब उसके बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ रहा है। शरीर में रासायनिक की संदेशवाहक क्या है, तो देखिए रसायन का संदेशवाहक ये क्या है, हार्मोन। हार्मोन क्या है, तो हार्मोन रसायन ही है। हार्मोन केमिकल सब्सटेंस है जिसके थ्रू से बॉडी में बहुत सारे चीज़ों का रेगुलेट होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है। आगे देखिए, फेफड़ों के एक द्विस्तरीय पर्दे में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फुफ्फुस का आवरण। फुफ्फुस का आवरण। तो दोस्तों इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 95, शरीर में ऊर्जा को संचित बनाए रखने के लिए का काम कौन करता है, तो शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने का काम कौन करता है, वसा। वसा ऊर्जा को संचित रखता है। वसा में सबसे अधिक ऊर्जा है, वसा में सबसे अधिक ऊर्जा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम आप वसा आदि लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। ये कितना बहुत अधिक एनर्जी है दोस्तों। आप देखिए 1 ग्राम यदि आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कितना मिलेगा, 4 किलो कैलोरी। आप देखिए कार्बोहाइड्रेट से कितना कम है और फैट से लगभग डबल से भी अधिक है। तो ऊर्जा को संचित बनाए रखने का मेन काम किसका है, वसा का है। आगे देखेंगे दोस्तों, लारिंगोफेरिक्स यहार नाल के किस भाग से संबंधित है, तो ये किस भाग से संबंधित है, तो ये है ग्रसनी से। मनुष्य का मूत्र कहाँ क्षमता है, तो दोस्तों मनुष्य का मूत्र ब्रिक में क्षमता है। ब्रिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी। ब्रिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी। मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन कौन करता है, तो ये कौन करता है, मेरुरज्जु। कौन करता है दोस्तों, मेरुरज्जु। आगे देखेंगे, पलकों के किनारे कौन से ग्रंथियां पाई जाती है, तो दोस्तों पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती है। आगे देखिए क्या है, टीका लगवाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है, तो दोस्तों टीका लगवाने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडीज। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। जैसे बच्चों में खसरा का टीका दिया जाता है। आगे देखिए, कौन सा जानवर है जो पौधों और जानवरों दोनों को खा लेते हैं, तो ये कौन सा है दोस्तों, तो ये सर्वाहारी। मानव कान कितना तक आवाज़ सुन सकते हैं, तो दोस्तों मानव कान 0 डेसिबल तक के आवाज़ को भी सुन सकता है। एंटीजन कोशिकाएं हैं, तो मैक्रोफेज एंटीजन कोशिकाएं हैं। आगे देखिए, एंटीबायोटिक का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है, तो एंटीबायोटिक का उपयोग जीवाणु का इलाज के लिए किया जाता है। किस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, तो किस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये सर्दी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो ये क्या है, प्लास्टिड। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है, तो ये दोस्तों वर्गीकरण की आधारी इकाई स्पीसीज है। क्या है दोस्तों, स्पीसीज है। आगे देखिए, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए एमाइलेज। कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो ये है एमाइलेज। आगे देखिए, पेचिश या खूनी अतिसार का कारक है, तो ये क्या है दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आगे देखिए, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो दोस्तों पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। क्या है दोस्तों, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन शरीर के अंदर लिया जाता है कहलाती है,
तो ये कहलाती है अंतर्ग्रहण। क्या कहलाती है दोस्तों? अंतर्ग्रहण। पेल्विक में एक नाशपाती के आकार की मांसपेशियां को बोरी है, ये क्या है? तो ये है मूत्राशय। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।